कि बनारस में जो तमामों मंदिर तोड़े गए, और ये तो संत समाज कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, उसके बारे में माफी कौन मांगेगा? वहां के सांसद माफी मांगेंगे क्या? और काशी के सांसद तो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। वहां पर किन ऑफिशियल्स और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी? आप ऐसा काम करते हैं तो आप उसको सौंदर्यीकरण, आप उसको विकास, आप उसको न्यू इंडिया का नाम और जामा पहनाते हैं। और जब कोई दूसरा करता है और आप ही की नगर पालिका, भाजपा की ही नगर पालिका ने यह काम किया है, तो उसमें आप हिंदू मुसलमान खोजने लगते हैं। तो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका यह साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस करता है। और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर। तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है, और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है, और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं, और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है, जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीजों का दाम, करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ये आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं, लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। तो सिर्फ महंगाई से ही लोगों को त्रस्त नहीं किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आपकी बैंक में है, एफडी में, उसमें भी डाका डाला जा रहा है, और आपके सर के ऊपर कर्जा भी का बोझ बढ़ रहा है। कि 2 या 3 ज्वलंत सवाल हैं, क्योंकि बार बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात होती है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश की 84% आबादी की आय घटी है, जब इस देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हुई है, तो यह सरकार महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को पे लगाम लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है। दूसरा सवाल सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रधानमंत्री से है कि क्या उनको इस बात का इल्म है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि महंगाई के ही चलते भारत में कुपोषण और भूखमरी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। कुपोषण का इंडेक्स सरकार खुद जारी करके बताती है लोगों में कैसे कुपोषण बढ़ रहा है, और हंगर इंडेक्स में लगातार भारत का गिरना
नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक के नीचे होना इसका सबूत है। कुछ चीजों का दाम आपके सामने जरूर कोट करना चाहती हूं। जो आटा 10 रुपए पे मिलता था, 20 रुपए पे मिलता था, आज वो 30 रुपए प्रति किलो है। पकौड़ा तलने वाला तेल 240 रुपए प्रति लीटर है। दूध का दाम अभी अभी बढ़ा है। मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध 60 रुपए प्रति लीटर है। और ये सारी वो चीजें हैं, और मैंने जानबूझकर इन 3 चीजों को लिया क्योंकि ये हर घर में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, गरीबों के यहां, अमीरों के यहां, सबके यहां इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर सरकार के पास इससे जूझने की, इनको कम करने की क्या रणनीति है? तो हमारा अपना मानना है, और ये 2 बड़ी मांगे हमारी हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त जाया किए सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि ये सच है कि इन सब चीजों का, जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर, और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर, एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि यह सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से यह महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है। द प्रॉब्लम बीजेपी के साथ यह है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं, या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं, या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने इस सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है। अरविंद पाणागरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन इतने सारे अर्थशास्त्रियों का इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल में छोड़ के जाना अपने आप में सबूत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाकर पदों पे बिठाया वो भी छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद जमीर गवारा नहीं करता है। मुझे लगता है रघुराम राजन जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। आज भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि इन्वेस्टर कम्युनिटी में धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि है उसके चलते भारत के तमामों एचएनआईज, तमामों उद्योगपति भारत में पैसा ना लगा के वैश्विक स्तर पे बाहर की जगहों पर जाकर क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब शायद रघुराम राजन जी की बातों में है। आज क्या यह सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके सामने शायद सच ना बोल पाते हो उद्योगपति, क्योंकि आपकी एजेंसीज जाकर उनको प्रताड़ित करती हैं, लेकिन तमामों ऐसे एचएनआईज हैं जिन्होंने, और ये सदन में भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, जिन्होंने इस देश के शोर्स को छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर समझा है। तो जो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका यह साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस करता है। आज इसका एक कहते हैं ना, कभी कभी झूठ का पर्दाफाश हो ही जाना चाहिए। तो आज थोड़ा विस्तृत रूप से इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के जिन मंत्री ने ये बात कही है, क्या वो ये जानते हैं कि भाजपा की 17 राज्यों में सरकारें हैं, और बजाय लोगों को पाठ पढ़ाने के उन्होंने अपनी सरकारों से ये बात क्यों नहीं कही? लेकिन वो ये बात नहीं कहेंगे, और इसका मैं आपको रीजन बता देती हूं। क्योंकि ये बात प्रायः मिस हो जाती है, बहुत बार आप जवाब देते भी हैं, वो कैरी नहीं होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं कि जो टैक्स लगता है फ्यूल पर, वो एक एक्साइज होता है और एक स्टेट वैट लगाता है। एक्साइज भी 3 तरीके की होती है, बेसिक एक्साइज, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज जो है वो राज्यों के साथ केंद्र सरकार साझा करती है। इस सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी,
लेकिन सारे बार प्राय वो एक्साइज ड्यूटी स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई गई जो राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है। पहली बात वो वाला उसका कंपोनेंट बढ़ाया गया जो केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 32 रुपए प्रति लीटर, जिसका करीब 31% आप मान लीजिए, 31% टैक्स एक्साइज का सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो करीब करीब परसेंटेज वाइज 23% रखती हैं। लेकिन इसमें भी एक सच छुपा हुआ है जिसके बारे में बात नहीं होती है। जो वैट होता है वो एड वैलोरम टैक्स है। मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं 100 रुपए का पेट्रोल है तो 31 रुपए केंद्र सरकार रख रही है, 26 रुपए 23 रुपए राज्य सरकारें बना रही हैं। 23% है। अगर 1 लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए केंद्र सरकार सिर्फ अपने लिए रखती है, 23 रुपए राज्य सरकार रखती है। लेकिन वो 23 रुपए केंद्र के टैक्स पर निर्भर है। अगर केंद्र एक्साइज कम करेगा क्योंकि वो एड वैलोरम टैक्स है तो अपने आप स्टेट्स का शेयर भी कम हो जाता है, क्योंकि स्टेट्स का वैट 3 चीजों पर निर्भर करता है, डीलर प्राइस पर, डीलर कमीशन पर और सरकार के एक्साइज पर। तो अगर सरकार का एक्साइज जो 31% है टैक्स, फ्यूल टैक्स का, अगर वो कम होगा तो अपने आप वैट भी, क्योंकि वो एड वैलोरम टैक्स है, कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो ज्ञानी मंत्री हैं और जो इस तरह की कहीं पर यह दिखाता है कि सरकार के अंदर सहृदयता नहीं है, शायद बड़े पद से आए हैं, अमीर आदमी हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी इस धृष्टता के चलते इस देश में कुपोषण और गरीबी बढ़ रही है, इस देश में भुखमरी बढ़ रही है, इस देश में आज लोगों की कमर तोड़कर उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। 26 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से पिछले 8 साल में कमाए हैं। इसका क्या पोर्शन स्टेट्स को गया? अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के फ्यूल मंत्री या वित्त मंत्री आकर इसका जवाब दे दे। वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब जो मैंने आपको बताया उन बातों में छुपा हुआ है। 100 रुपए के पेट्रोल पर 31 रुपए केंद्र सरकार रख रही है और जो राज्य ले रहे हैं वो उस 31 रुपए पर निर्भर है। आप 31 रुपए घटाइए, अपने आप राज्यों का वैट घट जाएगा। और अगर इतनी ही चिंता है तो पहले अपने 17 राज्यों को बोलिए वो घटाकर एक एग्जाम्पल सेट करें। देखिए, ऐसा है कि जब चुनावी सरगर्मी गरमाती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है। उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है, मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है। लेकिन आज सवाल मैं अपने हवाले से और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते पूछना चाहती हूं कि जिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है अमित शाह जी के बारे में, वही सूत्र हमें यह बताएं कि क्या भाजपा के घटक दल इस बात को तैयार हैं? क्या अमित शाह जी, जिनको आज रिसीव करने नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, क्या उनकी सहमति है इसके बारे में? घटक दलों की बातें पहले बताएं। ये नए नए शगुफे छोड़ना, ये नई नई बातें करना, ये भाजपा की आदत बन चुकी है। जो संविधान के तहत, जो संविधान की सहमति से, जो संविधान के स्पिरिट को काबिज करते हुए चीज करी जाएगी, हम उससे 100% सहमत हैं। मैं सबसे पहले तो 2 बातें बोलना चाहूंगी और यह तथ्य है कि इस सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तब वसुंधरा राजे जी की भाजपा सरकार ने दिया था। अलवर की नगर पालिका में 35 सदस्य हैं, उसमें से 34 भाजपा के हैं। अलवर की नगर पालिका के चेयरमैन भाजपा के हैं। यह काम नगर पालिका ने कराया, स्थानीय नगर पालिका के द्वारा हुआ, जो भाजपा के 34 सदस्यों से बनी है। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से हमें पलट के पूछना चाहिए। और सवाल आपने सही कहा, पूछना इसलिए भी जरूरी है कि बनारस में जो तमामों मंदिर तोड़े गए, और ये तो संत समाज कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, उसके बारे में माफी कौन मांगेगा? वहां के सांसद माफी मांगेंगे क्या? और काशी के सांसद तो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। वहां पर किन ऑफिशियल्स
और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी? गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि विकास के नाम पर मंदिर अवैध निर्माण के तहत हटाए गए थे। दिक्कत की बात यह है कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप उसको सौंदर्यीकरण, आप उसको विकास, आप उसको न्यू इंडिया का नाम और जामा पहनाते हैं। और जब कोई दूसरा करता है और आप ही की नगर पालिका, भाजपा की ही नगर पालिका ने यह काम किया है, तो उसमें आप हिंदू मुसलमान खोजने लगते हैं। यह सच है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराकर वहां पर वैमनस्य, नफरत की राजनीति कराने के चक्कर में है। लेकिन वो अशोक गहलोत जी का राजस्थान है, वहां पर कानून व्यवस्था बनी हुई है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वहां पर रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर बनाई। आपके राज्यों में रामनवमी पर दंगे हुए, लेकिन राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनी, लोगों ने गले मिलकर रामनवमी मनाई। अब खीसे निपोरने का वक्त हो सकता है आया हो, शायद एम्बैरेस्ड हो, ऐसी काम कर रहे हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए इस तरह के काम करना शायद एक सरकार को शोभा नहीं देता है। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, जो जहांगीरपुरी में हुआ। आप राजस्थान में क्या कोशिश कर रहे हैं, आपने खारगोन में क्या किया, सारा देश देख रहा है। आप आंख बंद कर लीजिए तो ये नहीं है कि ये जगत बना नहीं है, ये जगत बना है और ये जगत देख रहा है कि क्या हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।